मैं रामकिशन माली, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। इस नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 में आप सभी का स्वागत करता हूं। कोरोना महामारी के इस संक्रमण काल में आयुक्तालय के द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी हितों को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय और आयुक्तालय के सामंजस्य के कारण हम विद्यार्थियों के लिए ई कंटेंट लेकर के उपस्थित हुए हैं। उसी की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे बीए तृतीय वर्ष हिंदी के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हम तृतीय वर्ष में शामिल पाठ्यक्रम आधुनिक काल को लेकर के अपने विचारों को साझा करेंगे। आधुनिक काल से संबंधित अनेक प्रश्न परीक्षा में समय समय पर आते रहे हैं। परीक्षा एवं ज्ञान को दृष्टि में रखते हुए ही आज का ये ई कंटेंट निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए लाभकारी होगा। जैसा कि हम सभी को विदित है, हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित करने की परंपरा में अनेक पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों और इतिहासकारों ने संपूर्ण हिंदी के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यदि हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास की बात करें तो इसका जो प्रथम कालखंड है उसे आदिकाल, द्वितीय कालखंड को पूर्व मध्यकाल, तृतीय कालखंड को उत्तर मध्यकाल तथा चतुर्थ कालखंड को आधुनिक काल के नाम से लगभग सभी विद्वानों ने इसको विभूषित किया है। फिर भी अनेक कालखंडों के काल विभाजन, समयावधि एवं नामकरण को लेकर के विद्वानों में मत विभिन्न रहा है। इसी के अंतर्गत आधुनिक काल की समय सीमा, इसके प्रारंभ होने की तिथि और इसके नामकरण को लेकर के भी विद्वानों में मत विभिन्नता रही है। लेकिन आधुनिक काल के काल विभाजन और नामकरण को लेकर के उस प्रकार के विवादास्पद विचार हमारे सामने नहीं आए हैं, जैसे नामकरण, जैसे विचार आदिकाल और रीतिकाल को लेकर के आए थे। आधुनिक काल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ, जिसका प्रकाशन सन 1929 ईस्वी में हुआ था, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें हिंदी साहित्य के चतुर्थ और अंतिम कालखंड को आधुनिक काल के नाम से विभूषित करने की श्रृंखला में उन्होंने पाया कि आधुनिक काल में पद्य के साथ साथ गद्य का विकास भी अनेक विधाओं में हो रहा था और गद्य की मात्रा पद्य की अपेक्षा अधिक थी। परिणाम स्वरूप विधाओं की विविधता और गद्यात्मक साहित्य की मात्रा की दृष्टि से अधिकता के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल या हिंदी साहित्य के चतुर्थ कालखंड को उन्होंने गद्य काल नाम दिया। तत्पश्चात डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ था, उसमें उन्होंने आधुनिक काल का प्रारंभ आचार्य शुक्ल का अनुसरण करते हुए विक्रम संवत 1900 ईस्वी से ही माना और इसे आधुनिक काल नाम दिया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा का ही निर्वहन करते हुए आधुनिक काल का समय 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक माना तथा इसे आधुनिक काल ही नाम दिया। तत्पश्चात डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जिसका प्रकाशन 1965 ईस्वी में हुआ था, इस इतिहास ग्रंथ के अंतर्गत उन्होंने आधुनिक काल का प्रारंभ विक्रम संवत की परंपरा को समाप्त कर ईस्वी सन पर लाकर के 1857 ईस्वी से माना तथा 1965 तक
इसकी दीर्घ यात्रा को उन्होंने अनेक उपविभागों में विभाजित किया। सारांश रूप में, निष्कर्ष रूप से उन्होंने चतुर्थ कालखंड को आधुनिक काल ही कहा, लेकिन आधुनिक काल का उपविभाजन कर उन्होंने आधुनिक काल की एक स्पष्ट धारा हमारे सामने रखी। इस उपविभाजन के अंतर्गत 1857 ईस्वी से सन 1900 ईस्वी के प्रथम कालखंड को उन्होंने भारतीय युग के नाम से पुकारा, जबकि 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक के समय को द्विवेदी युग तथा 1920 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक के समय को छायावादी युग, 1937 ईस्वी से 1945 ईस्वी के समय को प्रगतिवाद और 1945 से लेकर के 1965 तक की समयावधि को उन्होंने प्रयोगवाद के नाम से पुकारा और इन युगों विशेष की प्रवृत्तियों को आधार मान करके उन्होंने अपने विचारों को तर्कपूर्वक हमारे सामने प्रस्तुत भी किया। काल विभाजन और नामकरण की इसी श्रृंखला में डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ का संपादन करते हुए आधुनिक काल का समय 19वीं सदी के मध्य से अब तक माना तथा इसे आधुनिक काल नाम दिया। यद्यपि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की परंपरा का निर्वहन करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने भी आधुनिक काल को उपविभागों में बांटने का सार्थक प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने 1857 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक के प्रथम उपखंड को पुनर्जागरण काल के नाम से पुकारा। जिस कालखंड को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भारतीय युग नाम दिया था, उसी कालखंड को डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल कह करके पुकारा। आधुनिक काल के द्वितीय उप विभाग जिसकी समय अवधि डॉक्टर नगेंद्र ने 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक मानी है, उस युग को उन्होंने जागरण सुधार काल के नाम से पुकारा, जिसे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने द्विवेदी युग कहा था। तृतीय उपविभाग जिसका समय 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक माना गया तथा इसे छायावाद के नाम से विभूषित किया गया। आधुनिक काल का जो चतुर्थ उपविभाग था उसे छायावादोत्तर काल डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया तथा इस कालखंड को उन्होंने फिर से दो उपभागों में बांटा। पहला भाग प्रगतिवाद प्रयोग काल के नाम से 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक इसका समय निर्धारित किया तथा द्वितीय जो भाग था छायावादोत्तर काल का उसे उन्होंने नवलेखन काल कह करके पुकारा तथा इसका समय 1953 ईस्वी से अब तक माना। यद्यपि सारांश रूप से हम देखें तो हम पाते हैं कि इन सबसे पहले मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के चतुर्थ कालखंड को वर्तमान काल कह करके पुकारा था। तत्पश्चात मिश्र बंधु के बाद जितने भी इतिहासकार और विद्वान हिंदी साहित्य के रहे हैं उन सभी ने इस कालखंड को लगभग आधुनिक काल कह करके ही पुकारा। यदि हम बात करें सारांश रूप में तो हम पाते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1900 से लेकर के अब तक के समय को गद्य काल कहा। तत्पश्चात रामकुमार वर्मा ने उसी काल विभाजन को आधार मान करके इससे गद्य काल की जगह आधुनिक काल नाम दिया तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका नामक अपने इतिहास ग्रंथ में इसे ही आधुनिक काल कहा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वर्तमान हिंदी साहित्य के कालखंड को यदि आधुनिक काल कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मिश्र बंधु या कुछ गिने चुने इतिहासकारों के अलावा लगभग सभी विद्वानों ने हिंदी साहित्य के चतुर्थ कालखंड को आधुनिक काल के नाम से ही संबोधित करना उचित समझा। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, इसका काल विभाजन विद्वानों ने किया और इसका नामकरण किया, और विशेष रूप से हम देखते हैं कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर नगेंद्र ने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए इस कालखंड का और अधिक उपभागों में विभाजन कर विद्यार्थियों के लिए, पाठकों के लिए प्रवृत्तियों को आधार मान करके इसे एक नई दशा और दिशा प्रदान की है।
आप सभी को निश्चित रूप से ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी आशा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।